नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। अभी तक हम लोग ने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम चैप्टर के भी वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ऐसा डिस्कशन करेंगे कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली जो बात कही गई है, वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, एक बार पढ़ देते हैं फिर उसको समझा देंगे। A society is bound to certain set of rules which makes it what it is and differentiate it from other kinds of society। तो कोई भी सोसाइटी अगर है, ठीक है, तो वो किसी सेट ऑफ रूल्स पे चलती है और वही सेट ऑफ रूल्स क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी सोसाइटी से जो उन सेट ऑफ रूल्स पे नहीं चलती है। These rules in large societies in which different communities of people live together are formulated through consensus। अब देखिए ये जो रूल्स होते हैं ये कौन क्रिएट करता है? तो ये मेजॉरिटी क्रिएट करती है, मेजॉरिटी को देखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंसस मतलब एक तरीके से मेजॉरिटी की बात करी जा रही है। इन मॉडर्न कंट्रीज़ दिस कॉन्सेंसस इज़ यूजली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। अब ये जो मॉडर्न कंट्रीज़ है इसमें जो कॉन्सेंसस है, जो ये रूल्स होते हैं, ये रिटन फॉर्म में होते हैं और इसी रिटन फॉर्म को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज सर्टेन आइडियल्स। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ आइडियल्स होते हैं। फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। अब जो जिस भी कंट्री में हम लोग रहना चाहते हैं वो कंट्री के आइडियल्स क्या होंगे, किस किस आइडियल्स पे वो कंट्री चलेगी। जैसे इंडिया है, इंडिया एक कैसी कंट्री है? नॉन वायलेंट कंट्री है, ठीक है। इंडिया कभी भी वायलेंस नहीं क्रिएट करती है, कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं करती है। तो ये सब हमारी क्या है? आइडियल्स हैं, ठीक है। हम लोग के आइडियल्स में सोशलिज्म आता है, ठीक है। हम लोग के आइडियल्स में अगर देखो तो गरीबों की हेल्प करना आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे आइडियल्स हैं। प्रिंसिपल एंड आइडियल्स ऑफ अ मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखिए हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, जो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो हमारे आइडियल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर मोनार्की की बात करें, जहाँ पर एक राजा रूल करता है, जहाँ पर एक सिंगल रूलर है, वहाँ की अगर बात करी जाए तो वहाँ के जो आइडियल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। Therefore, soon after the transition in the governing system in Nepal, the government started the process। अब देखिए जब गवर्नमेंट में पहले क्या हुआ, नेपाल में पहले क्या होता था? किंग हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि किंग का जो कार्यकाल था वो धीरे धीरे करके इन लोग ने समाप्त किया। तो किंग की जगह कौन आ गया? किंग की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशन उन लोग ने डेवलप किया, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है। बिकॉज द अर्लियर वन डिड नॉट सूट देयर न्यू सेटअप, ठीक है। द कंट्री ऑफ नेपाल नीड्स to change all its constitutive rules in order to usher a new democratic society for which people had struggled for a long period। अब देखिए नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया है, तब जाकर उनको एक डेमोक्रेसी या एक कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स की। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफ़ाइन करता है कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, क्या होगा। जैसे अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो पीपल होंगे वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, ठीक है। राज्यसभा तो नहीं कह सकते, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। और जो भी 3 टियर गवर्नमेंट होती है उसमें पीपल क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मोनार्की की बात करी जाए, इन अ मोनार्की किंग इज़ द सुप्रीम पावर वेयर एज इन डेमोक्रेसी पीपल रूल द कंट्री। अब देखिए मोनार्की अगर बात करी जाती है, मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की के केस में जो राजा होता है, जो किंग होता है, उसके पास सुप्रीम पावर होती है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में ऐसा कोई ऐसा सुप्रीम पावर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पीपल जो है वो पूरी कंट्री को चलाते हैं। वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए अभी हमने बात करी थी रिप्रेजेंटेटिव्स की, वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि गवर्नमेंट को कौन चलाता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव्स चलाते हैं जो कि पीपल इलेक्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स रूल्स दैट
गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ पावर्स बाय द लीडर्स। अब देखिए जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें, इसके लिए क्या है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे ऐसे रूल्स बनाए हैं जो इनको रोकते हैं, लीडर्स को रोकते हैं कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, ऐसी बहुत सारी कोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ये कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो इनको रोकने की भी कोशिश करती हैं, जो इनके पावर्स का दुरुपयोग होने से रोकती है इनको। ठीक है। इन इंडिया सच प्रोविजंस हैज़ बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हर एक इंसान के पास है जो भारत में रहता है, और ये फंडामेंटल राइट्स हर एक इंसान, मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए बराबर के दिए गए हैं। जैसे एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सारे इंसान, सारे लोग जो भारत में हैं वो क्या है, बराबर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। देखिए वही हम आपको बता रहे थे, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल पर्सन सेज नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, और साथ ही साथ ये कहता क्या है, ये कहता है कि सारे लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी रेस के हों, कोई भी जेंडर हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, कहीं भी कोई उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद इट इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज़ नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट दी अदर। अब देखिए भारत जैसी कंट्री में, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कई तरीके के रिलीजन है, कोई रिलीजन मेजॉरिटी में है तो कुछ रिलीजन ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी में है। तो राइट टू इक्वालिटी ये इंश्योर करता है कि जो मेजॉरिटी का रिलीजन है, मेजॉरिटी की जो लोग हैं, वो कभी भी माइनॉरिटी के लोगों पर कोई भी पावर ना लगा सकें, या ये कह सकते हैं उनको प्रेशराइज ना कर सकें। ठीक है, तो ये इंश्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट का राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू मेजॉरिटी। मतलब जो भी चीज़ें मेजॉरिटी को अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ इंश्योर करता है कि वो सारी फैसिलिटीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए भी हों। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी के लिए जो रूल्स हों, जो रेगुलेशंस हों, वो अलग बने हों, माइनॉरिटीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बने हों। ठीक है, दस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द ट्रेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी का डोमिनेशन है माइनॉरिटी के ऊपर, इसको प्रिवेंट कौन करता है, हमारा भारत का संविधान या कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principles of the country believes in। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात भी कही गई है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, किस चीज़ से, कुछ डिसीजन से प्रोटेक्ट करता है जो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जिसका एक गलत प्रभाव पड़ सकता है भारत के कई सारे प्रिंसिपल्स पे। मतलब ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने, आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग जो है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका कभी भी ये नहीं कि उसको नीचे फेंक दें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन कौन कर रहा है, इन सब चीज़ों को अगेंस्ट कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। वरना कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर लग सकती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिविजुअल को भी रोकता है कोई भी गलत काम करने से। इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनएनिमसली एग्रीड दैट इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर एवरीवन मस्ट अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये जो बातें ऊपर कही गई हैं राइट टू इक्वालिटी की, कि सारे लोग इक्वल रहेंगे, ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली गई थी, इंडिपेंडेंस के बाद ही डिसाइड कर लिया गया था कि ऐसा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारी कंट्री कैसी हो जाएगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। डेमोक्रेसी यहाँ पर रूल करेगी, यहाँ पर पीपल का रूल होगा, और सारे लोग क्या होंगे, सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। फॉर दिस देयर वॉज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड इंश्योर अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। और इस वजह से ही राइट टू इक्वालिटी कौन देगा, राइट टू इक्वालिटी कभी मोनार्की नहीं दे सकता, कभी मोनार्क, कभी कोई किंग, कभी कोई रूलर नहीं दे सकता। राइट टू इक्वालिटी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन ही दे सकता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अ ग्रुप of around 300 people who became the members of Constituent Assembly in 1946। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, सीए बनाई गई, कब बनाई गई, 1946 में बनाई गई। और इस 1946 में अप्रॉक्सीमेटली 300 लोग आए, और इन 300 लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी
क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, बाकायदा प्रॉपर डिस्कशंस हुए, प्रॉपर डिबेट्स हुई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा बनाया गया। हु मेट पीरियडिकली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर्स दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़ इतना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। आगे देखते हैं। there were so many factors, most of them quite contrary to each of them, to be assimilated with clear cut explanation that were made task very difficult। देखिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए थे वो अलग अलग स्फेयर से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, तो सबकी मेंटालिटी भी थोड़ी सी अलग अलग थी। वहाँ पे जैसे लैंग्वेजेस हैं, जैसे वहाँ का कल्चर है, बिल्कुल अलग अलग था। तो वो जो बातें कहते थे कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। जैसे कोई एक पर्सन कुछ कह रहा है तो दूसरा हो सकता है कि उसकी बात को ना माने। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी टफ थी। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड विद अ लॉट ऑफ यूनिक फीचर्स। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई सारे यूनिक फीचर्स आए, मतलब ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आए हैं। अब बात अगर करी जाए फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज़ द प्राइम फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरलिज्म क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्राइम फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, बातें जब इतने बड़े कंट्री की होती हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे बैठकर पूरा कंट्री रूल किया जाए। तो ये डिसाइड किया गया कि हमारी जो कंट्री रहेगी वो फेडरलिज्म के हिसाब से रूल होगी। अब फेडरलिज्म क्या कहती है कि जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए? एक से ज़्यादा गवर्नमेंट में। ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहा गया, फिर बाद में विलेज की भी गवर्नमेंट हो गई, 3 टियर गवर्नमेंट हो गई। इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट द स्टेट। देखिए, स्टेट में गवर्नमेंट है, आपको पता होगा, जैसे यूपी एक स्टेट है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलग है, पंजाब एक स्टेट है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अलग है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अलग है। तो इस तरीके से जितने भी स्टेट्स हैं भारत में उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स अलग हैं, और साथ ही साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो इन लोग के ऊपर होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया। एंड द सेंटर, पंचायती राज इज़ द 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब पंचायती राज की बात करी गई है, विलेज लेवल की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट है, और उसको क्या कहते हैं? 3 टियर गवर्नमेंट या पंचायती राज। जो त्रिस्तरीय है, 3 टियर है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर गवर्नमेंट चलती है। कहाँ पर? विलेजेस में। ठीक, नेक्स्ट इज़ वाइल ईच स्टेट इन इंडिया enjoys autonomy in exercising powers on certain issues। देखिए, जो स्टेट्स हैं उनके पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी है, मतलब वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो अपने आप से ले सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे वो अपने आप से डिसीजंस बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे जो भी उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो अपने आप से डिसीजन ले लें। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो नेशनल कंसर्न के हैं, तो उस पर डिसीजन कौन ले सकता है? उस पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। ठीक है, टू फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। ठीक है, तो अगर नेशनल जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाती है जो नेशनल कंसर्न से रिलेटेड है, नेशनल की नेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो सारे स्टेट को फॉलो करना होता है। The Constitution clearly defines the jurisdiction of powers of government at the state and at the center। तो जो भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की स्टेट में और सेंटर में, वो सब कौन डिफाइन करता है? वो सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पार्लियामेंट। आपको पता होगा हमारे भारत में पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में 3 आते हैं। एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा होता है, और तीसरा कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कई बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो लोकसभा, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनके जो इलेक्शन होते हैं वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब एक जनरल पब्लिक इनको इलेक्ट करती है, लोकसभा के मेंबर्स को। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट कौन होता है। अब अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी जाए तो ये भारत का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, विच प्रोवाइड्स दैट डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। आपको पता है, अभी हमने आपसे कहा कि लोकसभा में कई सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके लोकसभा में भेजते हैं।
इट ऑल्सो गारंटीज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। और यही से हम लोग को क्या मिलता है कि 18+ के ऊपर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, जितने भी लोग हैं 18+ के ऊपर भारत के सिटीज़न, वो सब क्या कर सकते हैं, इनको इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी गई है, ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है। उसी हिसाब से लिस्ट बनाई गई है, जैसे स्टेट लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट है और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देख लेते हैं धीरे धीरे। द प्रोविजन फॉर स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंड्स फॉर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन है। किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 3 ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। पहला ऑर्गन जो है वो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं आप। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव में आपकी जितने भी डिप्लोमैट्स होते हैं वो आ जाएंगे जो काम करते हैं। जुडिशरी की बात अगर करी जाए तो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो ये जुडिशरी में आ जाएगा। लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, वेयर द एग्जीक्यूटिव रिफर्स टू स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। अब जो लॉज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी डिप्लोमैट्स होते हैं वो लॉज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रन करते हैं। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी मतलब एक तरीके से जज नाम से आया है ये। तो जुडिशरी रिफर्स टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। तो हमारे भारत में बहुत सारे कोर्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये भी एक पार्ट है किसका, स्टेट के 3 ऑर्गन में से एक और ऑर्गन है ये, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अब ये जो जुडिशरी है वो क्या करता है कि बाकी के जो 2 लोग थे, जो लेजिस्लेचर था, जो एग्जीक्यूटिव था, ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए, इनके लिए क्या बनाया गया, जुडिशरी बनाया गया, जो इन पे नज़र रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन्स। और यही इंश्योर करता है कि जो तीनों ऑर्गन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इंश्योर करता है कि तीनों ऑर्गन की पावर, मतलब जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इनकी पावर्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। किसी के पास ऐसा ना हो जाए कि पावर बहुत ज़्यादा आ गई, किसी के पास ऐसा ना हो जाए कि पावर बहुत कम रह गई, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ वर्ड्स दैट मैटर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स होते हैं कैसे गवर्निंग होगी किसी भी कंट्री की या स्टेट की। कॉन्सेंसस क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑन एन इशू। तो कॉन्सेंसस का मतलब है कि सारे जो लोग हैं वो किसी ना किसी इशू पे एग्री करते हों, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंसस। डेमोक्रेसी क्या होती है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पीपल एट लार्ज होल्ड द अल्टीमेट पावर। जो अल्टीमेट पावर होती है वो लोगों के पास होती है, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। और अगर अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन देखी जाए डेमोक्रेसी की, तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं इट इज़ अ गवर्नमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मेंबर्स, और वी कैन से द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो जाएगी। फंडामेंटल राइट क्या है, देखिए फंडामेंटल का मतलब एक जनरल राइट, ठीक है, या ये कह सकते हैं एक ऐसा राइट जो सबके पास होना चाहिए, हर एक इंसान के पास होना चाहिए, दैट इज़ फंडामेंटल। किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी इंसान को किसी कंट्री में इज्जत से रहने के लिए उसके पास फंडामेंटल राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। विच इंश्योर्स द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर टू ऑल दोज हु लिव इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। यही भी हमने आपको बात बताई। इक्वालिटी आपको पता है, सारे लोग इक्वल हैं सभी रिस्पेक्ट में। फेडरलिज्म अभी हमने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको फेडरलिज्म कहा जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। यहाँ पर थोड़ी सी बात करी गई है टाइप्स, यहाँ पर थोड़ी सी बात करी गई है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। नंबर जो इक्वल, जो हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये नहीं कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट करेगा किसी भी बेसिस पे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है कि कोई भी रिलीजन हमारे भारत में बहुत आगे, मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, किसी रिलीजन को बिल्कुल रिस्पेक्ट ना दें, सब रिलीजन हमारे लिए क्या है, बराबर हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम क्या है कि हम लोग फ्री हैं कि अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो भारत की इंटीग्रिटी है उसको हमेशा मेंटेन रखने के साथ साथ। ये नहीं कि आप कहीं गए और किसी को गाली गलौज करने लग गए, तो ये सब काम नहीं है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि आप फ्री हैं, अपने आप से स्वतंत्र हैं, हर चीज़ में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दायरा है स्वतंत्रता का भी, मतलब फ्रीडम का भी एक दायरा होता है, तो उसके अंदर आपको हर चीज़
करनी है। ठीक है, आपको ये पता ही चल गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये है, ये आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। अगर आपके पास जितने भी राइट्स हैं, जितने भी 5 राइट्स हैं, इनमें से कोई भी राइट आपको नहीं दिया जाता है, किसी भी राइट का स्टेट उल्लंघन करता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इसमें याचिका दायर कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं, रिट आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और एक और चीज़ बता देते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस राइट को, आर्टिकल 32 को क्या बोला है? आर्टिकल 32 को बोला है इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 1 था क्लास 8 का। तो आई होप ये जो चैप्टर था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत जल्दी ही लाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।